हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का अध्याय 3 जो रिलेटेड है कोयला और पेट्रोलियम से। आप सबको पता है कि कोयला और पेट्रोलियम एक खनिज संपदा है जो जमीन के गर्भ से इसे खोदकर निकाला जाता है। कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही विभिन्न प्रकार से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कोयला की, तो कोयला का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है, जैसे बिजली के उत्पादन में। उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है लोहे और इस्पात को बनाने के लिए। घरेलू कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। घरेलू कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है जैसे कि गांव और दूर दराज के इलाकों में खाना पकाने के लिए और गर्मी प्राप्त करने के लिए। जबकि रासायनिक उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है और इससे कोलतार और गैस बनाया जाता है। साथ ही इससे दवाइयां और पेंट बनाने में भी इसका कार्य होता है। साथ ही सीमेंट उद्योग में भी इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसमें सीमेंट बनाने में भट्टी को गर्म करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो पेट्रोलियम का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है ईंधन के रूप में। जहां पेट्रोलियम का उपयोग पेट्रोल के रूप में गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पेट्रोलियम उत्पाद डीजल का भी उपयोग बहुत सारी गाड़ियों में किया जाता है, जैसे कि ट्रक, बसें, ट्रेन और बड़ी मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग किया जाता है, जो एक पेट्रोलियम पदार्थ है। वहीं एलपीजी गैस, जो एक पेट्रोलियम पदार्थ है, इससे खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किरोसिन तेल, जिसका इस्तेमाल लैंप और खाना पकाने के लिए किया जाता है। और साथ ही पेट्रोलियम पदार्थ का उद्योगों में भी बड़ा उपयोग होता है, जैसे कि बिजली के उत्पादन में, प्लास्टिक के निर्माण में, कपड़ा उद्योग में और और रासायन के रासायनिक तत्वों के निर्माण में इसका बड़ा ही उपयोग किया जाता है। और साथ ही विमान और जहाजों में भी इसका उपयोग होता है पेट्रोलियम पदार्थ का। साथ ही पेट्रोकेमिकल उद्योग में भी इसका बड़ा ही उपयोग किया जाता है। साथ ही स्नेहक तेल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। यहाँ हम विस्तार से इसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है और यह किस प्रकार का संसाधन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। यहाँ पर क्रियाकलाप 3.1 दिया गया है। कहता है कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण करिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो कॉलम दिया गया है। एक है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित। तो यहाँ पर आपको दो कैटेगरी में तो इस कॉलम में आपको अपने आसपास अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले बहुत सारी वस्तुओं का नाम जरूर आप जानते होंगे, उसको इन दो भागों में वर्गीकृत करना है। जो प्राकृतिक संसाधन है उसको इस कॉलम में लिखना है और जो मानव निर्मित संसाधन है उसको इस कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन में से कौन कौन से हैं। यहाँ पर पहले से लिख दिया है, जैसे कि हवा, यह एक प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा पानी, जो प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी, जो एक प्राकृतिक संसाधन है। पत्थर, जो एक प्राकृतिक संसाधन है। उसी प्रकार से मानव निर्मित संसाधन, जैसे कि घर, विभिन्न प्रकार के घर होते हैं वो सभी मानव निर्मित होते हैं। दूसरा कार, विभिन्न प्रकार के व्हीकल होते हैं वो भी मानव निर्मित होते हैं। अगला है कपड़े, यानी कि कपड़े का निर्माण मानव अपने हाथों से करता है, मशीनों से करता है, यानी कि ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। बर्तन का निर्माण मानव अपने हाथों से करता है, मशीनों से करता है, तो ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी वैसी वस्तुएं हैं जिसका निर्माण मानव के हाथों से होता है, जिसका निर्माण मानव अपने उपयोग के लिए करता है। तो वे सभी वस्तुएं जो मानव के द्वारा निर्मित होता है उसे मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। आगे कहता है कि क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं वे सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि वायु, जल, मृदा, खनिज वगैरह। ये सभी क्या है कि प्रकृति के द्वारा उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। यानी कि जो भी संसाधन प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराया गया है इस धरती पर, क्या उसका हम उपयोग निरंतर हमेशा कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, निरंतर तरीके से कर सकते हैं? तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों, और इसका जवाब आपको तलाशने की जरूरत है। निश्चित तौर पर आप जानते हैं यह सवाल मनुष्यों के लिए विचारणीय है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो अच्छे हैं, यानी कि वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है और उसका उपयोग अब निरंतर कर सकते हैं, फिर भी वो समाप्त नहीं हो सकता है। जबकि कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, गैस वगैरह, जो सीमित मात्रा में धरती पर उपलब्ध है। अगर इसका निरंतर उपयोग आप करेंगे तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही जल्दी धरती पर से समाप्त हो जाएगा और फिर ये
अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका उपयोग आपको सोच समझ करके सीमित मात्रा में करने की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं? तो निश्चित तौर पर ये समाप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे संसाधन है जो असीमित मात्रा में धरती पर उपलब्ध है। तो इसका उपयोग आप कितना भी कर लें, ये समाप्त नहीं होने वाला है। आपको पता है कि हवा बहुत मात्रा में है धरती पर, धरती के वायुमंडल में, तो इसको आप कितना भी उपयोग कर लें, ये समाप्त नहीं होने वाला है। जल, लगभग 71% जल की मात्रा धरती पर उपलब्ध है। हाँ, एक अलग बात है कि खारे जल की मात्रा अधिक है, मीठे जल की मात्रा कम है, लेकिन अगर आवश्यकता हो तो खारे जल को भी मीठे जल में परिवर्तित किया जा सकता है और फिर उसका उपयोग किया जा सकता है। मृदा भी असीमित मात्रा में है, पूरी धरती मृदा से ही बना हुआ है, तो इसका भी उपयोग आप जितना करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये अच्छे संसाधन है। आगे कहता है कि जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? तो निश्चित तौर पर जल एक असीमित संसाधन है, इसको समाप्त कर पाना असंभव है। आगे कहता है कि प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि धरती पर जितने भी उपलब्ध संसाधन है उसको मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है अच्छे प्राकृतिक संसाधन, यानी कि वैसे संसाधन, वैसे प्राकृतिक संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। कहता है ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि असीमित, यानी कि इसका कोई सीमा नहीं है। कहता है कि और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु वगैरह। जबकि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन ये है, कहता है प्रकृति में इन स्रोतों का मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण है जैसे कि वन्य जीवन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ये सब जो संसाधन है ये क्या है कि अगर इसका इस्तेमाल आप निरंतर करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, इसलिए समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत में आते हैं। क्रियाकलाप 3.2 कहता है कि यह कक्षा कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप, यानी कि आपको पूरी कक्षा को सम्मिलित करके इस क्रियाकलाप को आपको करवाना है। कहता है कुछ पात्र लीजिए, यानी कि कुछ बर्तन लेना है आपको। कहता है उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने और टॉफियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूहों में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूहों में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कीजिए। आपको करना क्या है, आपको इस तरह से कैटेगरी वाइज बांटना है आपको, जहां पर हम 3 जगह पे समूह बनाए हैं, लेकिन आपको इसके अनुसार, इस क्रियाकलाप के अनुसार 7 समूहों में आपको विभाजित करना है। उसमें से एक समूह में पीढ़ी 1 में 1 रखना है सदस्य, पीढ़ी 2 में 2 सदस्य रखना, और पीढ़ी 3 में आपको 4 सदस्य रखना है। इसी प्रकार के सभी समूहों में आपको विभाजित कर देना है, और इसके सामने आपको एक कटोरा रखना है, और इस कटोरे में आपको क्या क्या रखना है, आपको रखना है पॉपकॉर्न जो हम यहाँ रख दिए हैं, दूसरा है मूंगफली M से जिसको चिन्हित कर दिया है हमने, और भुने हुए चने जो जिसको C से चिन्हित कर दिया है, और टॉफियां T से टॉफियां कर दिया। तो इन सारी पात्रों में हम ये सारी सामग्री को हमने भर दिया है। आपको करना क्या है, कहता है आगे कि ये समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं, यानी कि ये समूह ये सब क्या है, उपभोक्ता। उपभोक्ता किसको कहते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु है उसका जो उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है वो उपभोक्ता कहलाता है। तो मान के चलिए कि प्रकृति में कोयला है, तो कोयला को लोग क्या करता है, कोड़ करके लाता है खदानों से और फिर उसका उपयोग कर लेता है, चाहे उसको जला करके खाना बना ले, चाहे उसको जला करके ऊर्जा उसमें प्राप्त कर ले, या उसको जला करके ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर ले, किसी भी प्रकार से उपयोग कर ले, तो वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। तो ये सब क्या है, उपभोक्ता वाले समूह है। तो इस प्रकार से आपको टोटल अपने क्लास को 7 समूहों में बांटना है, और सभी के सामने इस प्रकार से आपको पात्र रख करके और उसमें इन सामग्रियों से भर देना है, पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने और टॉफियों से। और आपको करना है क्या, कहता है कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। कहता है जिस प्रकार से दुनिया में लोग बढ़ते हैं, जनसंख्या बढ़ता है, उसी तरह से ये पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी में फर्क आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जब सभ्यता का शुरुआत हुआ था तो धरती पर कम लोग थे, तो यहाँ एक लोग को चिन्हित किया गया। उसके बाद दूसरी पीढ़ी जब आया तब तक कुछ लोग और बढ़ गए थे, जो यहाँ पर 2 लोगों को चिन्हित करता है, यानी दूसरी पीढ़ी में 2 लोग को चिन्हित करता है। और जब तीसरी पीढ़ी आया तब तक और लोग बढ़ गए, इसलिए यहाँ पे 4 लोगों को दिखाया गया है, ये तीसरी पीढ़ी का लोग है। तो कहता है कि प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। कहता है कि प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं को उपभोग करें। यानी कि सभी ग्रुप के प्रथम पीढ़ी के व्यक्ति से कहना है कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन पात्रों से वस्तुओं का उपभोग आप कर लीजिए, यानी कि यहाँ से सामग्री को आप ले लीजिए। तो मान के चलिए कि ये जो है पहला उपभोक्ता यहाँ से कुछ सामग्रियों को ले लेता है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ सामग्री को मान के चलिए कि ये ले लिया, तो ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला उपभोग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं समाप्त हो गया और कुछ वस्तुएं बचा हुआ है। उसी प्रकार से इस समूह के पहली पीढ़ी के व्यक्ति से कहना है कि आप भी कुछ वस्तुओं का उपभोग कर लीजिए। तो मान के चलिए कि ये इसका उपभोग कर लिया, ये इसका उपभोग कर लिया, ये इसका उपभोग कर लिया, तो यहाँ पर ये उपभोग कर लिया। ये तीसरा जो व्यक्ति है, तीसरे समूह का जो पहला पीढ़ी के व्यक्ति है, ये भी क्या करेगा, अपने पात्र से उपभोग करेगा वस्तुओं का। तो ये मान के चलिए कि इसका उपभोग कर लिया, इसका उपभोग कर लिया और इसका उपभोग कर लिया। तो यहाँ वस्तुएं थोड़ा घट गया, यानी कि कम हो गया। अब पहली पीढ़ी का व्यक्ति जो है सो उपभोग कर लिया। अब कहता है कि दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति से कहिए, दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति से कहिए। कहता है कि अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को कहिए। विद्यार्थी से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में से वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपभोग करने के लिए कहिए। यानी कि अब दूसरी पीढ़ी का जो व्यक्ति है, इसको उपभोग करने की आवश्यकता है। यानी कि इसको बोलिए कि आप भी यहाँ से कुछ आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को आप ले लीजिए। तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से वस्तुओं को लेगा। तो चलिए इसको भी उपभोग करने देते हैं। तो मान के चलिए कि ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पर लोग ज्यादा है तो ज्यादा उपभोग करेंगे, तो ये ले लिया, ठीक है। अब बच गया यहाँ पर बहुत ही कम वस्तु। उसी प्रकार से इस समूह के दूसरी पीढ़ी का जो व्यक्ति है, इसको भी उपभोग करने के लिए आप कहिए। तो मान के चलिए कि ये भी इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया। ज्यादा लोग है तो भाई ज्यादा वस्तु का खपत भी होगा। उसी प्रकार से इस समूह के लोग से भी कहिए, दूसरी पीढ़ी के लोग से, कि आप भी वस्तुओं का उपभोग कर लीजिए। तो ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वस्तु कम हो गया है। अब बच जाता है तीसरी पीढ़ी, ठीक है। अब तीसरी पीढ़ी के लोग से भी कहना है कि अगर आपके पात्र में कुछ बचा है तो भैया आप भी उपभोग कर लीजिए, अन्यथा है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समूह के लिए एक वस्तु बचा हुआ है जिसका उपभोग ये कर सकता है, तो चलो भाई ये उपभोग करेगा। उसके बाद चौथी पीढ़ी की अगर बात आता है तो यहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि ये तीनों पीढ़ी मिल करके इस पात्र से पूरी सामग्री को खत्म कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरी पीढ़ी के लिए बहुत कम वस्तु बचा हुआ है जो इसका उपभोग करेगा। लोग ज्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग ज्यादा है लेकिन वस्तु कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि सीमित संसाधन में वस्तु खपत होता चला जाता है, वस्तु कम होता चला जाता है और लोग बढ़ते चले जाते हैं। ज्यादा संख्या में उपस्थित लोगों के लिए वस्तु का उपभोग किए जाने वाले वस्तुओं की संख्या कम हो जाती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लोग ज्यादा है लेकिन वस्तु कम है, जबकि यहाँ पर लोग कम थे उसमें वस्तु ज्यादा था, यहाँ पर और लोग कम थे उसमें वस्तु ज्यादा था। तो चलो भाई ये भी क्या करेगा, ये भी उपभोग कर लेगा। तो वस्तु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 लोग हैं लेकिन वस्तु 2 ही बचा हुआ है, तो 2 लोगों को मिलेगा, 2 लोगों को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उसके लिए पूरी सामग्री जुटी भी नहीं, कुछ लोगों को मिला और कुछ लोगों को नहीं मिला, और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो सीमित संसाधन के साथ भी यही होता है, जो प्रकृति में सीमित संसाधन के रूप में उपलब्ध है वो इसी प्रकार से समाप्त हो जाता है और अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता है। इसलिए जरूरत है कि जो सीमित संसाधन है उसका उपयोग सोच समझ करके सीमित मात्रा में करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ शेष बचा रहे। कहता है कि अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु तो कुछ मिला है या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अभी कुछ शेष बच गया है। तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि कुछ भी शेष नहीं बचा है। आगे चलते हैं। कहता है मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये जो खाद्य पदार्थ था वो मान लीजिए कि कोयला था, पेट्रोलियम था या प्राकृतिक गैस था, जो एक दिन समाप्त हो जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर जो पात्र में दिखाया गया था, तो मान लीजिए कि इसमें प्राकृतिक गैस था, कोयला था और पेट्रोलियम था, और उसका उपभोग ये उपभोक्ताओं के द्वारा कर लिया गया। तो समझिए कि जो लास्ट वाली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी थी, इसके लिए बहुत कम संसाधन बच गया था, और जो आने वाली पीढ़ी है, चौथी जो पीढ़ी है, उसके लिए कुछ भी शेष नहीं बचा, यदि आप इसी प्रकार से इसका दोहन करते रहेंगे। तो आगे कहता है कि प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। कहता है कि हो सकता है कि ये जो पीढ़ियां है, ठीक है, हो सकता है कि ये जो पीढ़ी है, एक कम लोग थे तो कम वस्तुओं का उपभोग किया। हो सकता है कि ये वाली जो पीढ़ी है, यहाँ पर लोग
लोगों की संख्या बढ़ गया है, लेकिन ये हो सकता है कि इतना होशियार हो कि उसको लगता है कि यहाँ पर अगर हम ज्यादा संसाधनों का दोहन कर देंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो हो सकता है कि ये वाला जो दूसरी पीढ़ी का लोग है ये वस्तुओं का कम दोहन करे। तो जब ये कम दोहन करेंगे तो तीसरी पीढ़ी के लिए यहाँ पर वस्तु बचा हुआ रहेगा, शेष बचा हुआ रहेगा, जो ये उपयोग बाद में करेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, किसी समूह में ऐसे हैं जो पूरा का पूरा चट कर जाए इन संसाधनों का, तो अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। कहता है इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी कि जीवाश्म से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। यानी कि ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यानी कि एलपीजी, सीएनजी, ये जो प्राकृतिक गैसें हैं इसका निर्माण किससे होता है? मरे हुए जीवों के मृत शरीर से होता है, यानी कि जीवों के अश्म से होता है, इसलिए इसे जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। तो कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन ही है और कोयले का निर्माण इन्हीं मरे हुए जीवों के शरीर से हुआ है, जो कालांतर में अत्यधिक दबाव और अत्यधिक ताप के कारण धरती के गर्भ में कोयले के रूप में निर्मित हो गया। कहता है आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। कहता है चित्र संख्या 3.1 यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोयले का स्वरूप ऐसा होता है। ये काला टाइप का जो वस्तु दिखाई दे रहा है आपको, यही कोयला है और ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए आप कोयला लिखा हुआ है। कहता है खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। रेल इंजन को चलाने के लिए भाप बनाने के लिए वहां पे कोयला को जलाया जाता है, फिर पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है। कहता है इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। यानी कि जो तापीय शक्ति संयंत्र होता है उसमें कोयले से पानी को गर्म करके और विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर भी कोयले बड़ी मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। कहता है कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि कोयले का विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। कोयले की कहानी। कोयला हमें कहां से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है? इस प्रश्न का जवाब आपको अगली पंक्ति में मिल जाएगा। कहता है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। यानी कि कालांतर में बहुत पहले, लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर निचले वाला जो क्षेत्र था, यानी कि मान के चलिए कि इस प्रकार की भूमि है, ये ऊंचा वाला भूमि है, ये ऊंचाई वाला है और ये नीचे वाला भूमि है। तो यहाँ पर जंगल हुआ करता था और इधर और समुद्र हुआ करता था। तो ये निचला वाला भाग में जो पेड़ हुआ करता था ये सब किसी कारण से दब गया, ठीक है, बाढ़ के कारण या और कोई प्राकृतिक आपदा के कारण ये दब गया, जो कालांतर में क्या हो गया कि ये कोयले के रूप में परिवर्तित हो गया। कहता है कि इनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप और भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यानी कि अत्यधिक दबाव और अत्यधिक ताप के कारण धरती के नीचे दबा हुआ पेड़ का जो ये अवशेष था वो धीरे धीरे क्या हो गया? कोयले में परिवर्तित हो गया। कहता है कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कहता है चित्र संख्या 3.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोयले की खान है और इसी खान से, इसी प्रकार के अनेकों खान से धरती के गर्भ से कोयले को निकाला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओपन कास्ट माइंस है जहां से कोयले को निकाला जाता है। कुछ खदान ऐसे होते हैं जहां पे कुएं के जैसा सुरंग खोद करके और फिर उसके अंदर इधर है इस तरह से सुरंग बना करके कोयले को निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है ये ओपन कास्ट माइंस है जहां से कोयले का खनन किया जाता है। आगे कहता है कि वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कहता है उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस वगैरह। यानी कि उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि कोयले का जो उपयोग होता है उसमें कोक का निर्माण हो जाता है, कोलतार का निर्माण हो जाता है और कोयला गैस का भी निर्माण हो जाता है। एक कोक क्या है?
इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोक का जो उपयोग है, जो इस्पात का कारखाना है, यानी कि जिसमें लोहा बनता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और बहुत सारे धातुओं के निष्कर्षण में, यानी धातुओं को जो शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें भी कोक का उपयोग किया जाता है। दूसरा है बी, कोलतार। कहता है कि यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है, जो चित्र संख्या 3.3 में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोलतार है, काला गाढ़ा पदार्थ है। कहता है यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। यानी कि ये जो कोलतार है, ये 200 प्रकार की वस्तुओं को मिलाया जाता है, पदार्थों को मिलाया जाता है, तब कोलतार का निर्माण होता है। आगे कहता है कि कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे कि संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री इत्यादि में होता है। रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थिन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। कोलतार एक बहुत उपयोगी वस्तु है, जिसका निर्माण, जिससे क्या होता है कि संश्लेषित रंग बनाए जाते हैं, कुछ दवाइयां बनता है, विस्फोटक बनता है जो ब्लास्ट करने के लिए होता है, कुछ सुगंधित वस्तुएं बनता है, प्लास्टिक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, पेंट जो हम लोग पेंट करते हैं घरों में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पेंट जो होते हैं उसका निर्माण होता है, फोटोग्राफिक सामग्री यानी कि फोटो वगैरह जो हम लोग निकालते हैं उसमें इसका उपयोग होता है, छत के निर्माण में यानी कि घर वगैरह का जो छत बनता है उसमें आप देखते होंगे कि एक मैट टाइप का कोई वस्तु होता है और उसमें कोलतार को लगा करके और फिर उसको चिपका दिया जाता है, तो छत के निर्माण में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और आगे कहता है कि मौत के निर्माण में और कीटों को भगाने वाली जो नेफ्थिलिन गोली होती है, आप देखते होंगे कि व्हाइट व्हाइट टाइप का एक गोली होता है, उसको बोलते हैं नेफ्थिलिन की गोली, ये कोलतार से ही बनता है। कहता है आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कि जो पीच का सड़क होता है, जो काले रंग का सड़क होता है, जब उसका निर्माण होता है तो उसमें कोलतार का प्रयोग बहुतायत से होता है, लेकिन कहता है कि आजकल बिटुमेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, कोलतार के स्थान पर, और इसी से सड़क का निर्माण आजकल हो रहा है। तीसरा सी, कोयला गैस। कहता है कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यानी कि जब कोयला का प्रक्रमण होता है, प्रक्रमण का मतलब है इसका उपयोग होता है, उस समय क्या होता है कि कोयला गैस का निर्माण हो जाता है। यह कोयला गैस को इकट्ठा कर लिया जाता है और नजदीक के किसी उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में कर लिया जाता है। कहता है लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी करने के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे कि मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे कि ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी कि चट्टान एवं ओलियम यानी कि तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है, जो कि चित्र संख्या 3.4 में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये जमीन का फर्श है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये जमीन के नीचे जो लेयरिंग किया गया है चट्टानों के बीच में फंसा हुआ ये जो तेल है, ये चट्टान है, और चट्टान के बीच में ये जो फंसा हुआ तेल है, ये तेल है। इसी को होल करके, इसके द्वारा होल करके और इसको निकाला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस वगैरह है, जल, तेल, गैस, ये सब मिक्स रूप में होता है यहाँ पे, और इसको इस तरह से होल करके कुआं के जैसा, बोरिंग के जैसा, और इसको निकाला जाता है। आगे कहता है कि क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत्यु हुए यानी कि मर गए, तो इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए, यानी कि वो जब मर गए तो समुद्र के नीचे वाला तल में जाकर के उसका शरीर बैठ गया, और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए, और फिर बाद में कालांतर में वर्षों तक धीरे धीरे उसके ऊपर हजारों टन, लाखों टन मिट्टी जम गया। कहता है लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति और उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। यानी कि ये मरे हुए समुद्री जीव के जो शरीर समुद्र के तल में जाकर के बैठ गए,
और जब वो उस पर लाखों टन मिट्टी ऊपर से दब गया, तब धीरे धीरे वहां पर वायु की अनुपस्थिति में अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण उनका जो मरा हुआ शरीर था वो पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में और प्राकृतिक गैस के रूप में परिवर्तित हो गया। आगे कहता है कि चित्र संख्या 3.4 देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जल की परत, ये जल का परत है, ठीक है, ये जल का परत है। और कहता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल के ऊपर है, यानी कि ये अच्छा, ये चट्टाने हैं और यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है और इसके ऊपर ये प्राकृतिक गैस का लेयर है जहां से निकाला जाता है। ये लेयर ये है पेट्रोलियम गैस और प्राकृतिक गैस का, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का। कहता है ऐसा क्यों है? कहता है याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते हैं। यानी कि आप देखते होंगे कि किसी किसी बर्तन में अगर आप इसको प्रयोग करना चाहें तो आप थोड़ा सा एक बर्तन ले लें, मान के चलिए कि एक गिलास ले लीजिए और इसमें इतना पानी डाल दीजिए, ये पानी से भर गया। उसके बाद क्या है कि ऊपर से आप इसमें तेल डाल दीजिए। मान के चलिए कि आप तेल ले लिए और इसके ऊपर तेल डाल दीजिए, यहाँ तेल डाल दीजिए। हो सकता है कि और दूसरा तेल आप डालना चाहें, जैसे कि मान के चलिए कि आप ये सरसों का तेल डाल दिए, ऊपर से आप पेट्रोल डाल दीजिए या डीजल डाल दीजिए या केरोसिन डाल दीजिए। मान के चलिए कि एक केरोसिन आपने डाल दिया। आप देखेंगे कि नीचे जो पानी है, यहाँ पर जो पानी है, ठीक है, ये पेट्रोल इसके नीचे नहीं आएगा, ये बल्कि ये पानी के ऊपर ये तैरता दिखाई देगा आपको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी का कण भारी होता है, तो वो गिलास के तेंदी में यानी कि तली की ओर बैठा हुआ रहेगा और पेट्रोलियम पदार्थ का जो कण होता है वो हल्का होता है, तो ये पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल यही चीज यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जल का लेयर है और इसके नीचे ये चट्टान है और इसके ऊपर जो है सो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का लेयर है, जहां से ये बोरिंग करके या कुआं खोद करके इसको निकाला जाता है यहाँ से। आगे कहता है कि विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया यानी कि अमेरिका में 1859 में परवेधित यानी कि ड्रिल करके यानी कि कुआं खोद करके किया गया था। 8 वर्ष बाद यानी कि 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। 1859 में अमेरिका में इसको ड्रिल किया गया तेल के लिए और 1867 में भारत में पता चल गया असम के माकुम में। कहता है भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, ये बॉम्बे हाई समुद्र के बीच में है जहां से पेट्रोलियम को निकाला जाता है और गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। इन नदियों के बेसिन में भी पाया जाता है पेट्रोलियम पदार्थ। कहता है पेट्रोलियम का परिष्करण यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है जो जमीन से निकलता है उसमें बहुत सारे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम निकाला जाता है जमीन के अंदर से, तो ये सब मिक्स होता है और इसको निकाला जाता है तो काफी गंदा भी होता है, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होता है। फिर इसको निकाल करके फैक्ट्रियों में भेजा जाता है जहां पर उसका परिष्करण होता है यानी कि उसका प्रोसेस होता है। अब जब प्रोसेस होता है तो एक ही पेट्रोलियम पदार्थ से कई चीजें निकलता है, जैसे कुछ पेट्रोल निकल जाता है, कुछ डीजल निकल जाता है, कुछ पैराफिन निकल जाता है, कुछ भेसलिन निकल जाता है और कुछ केरोसिन निकल जाता है। यानी एक ही पेट्रोलियम पदार्थ से बहुत सारी चीजें निकलता है और ये सब परिष्करण के बाद निकलता है यानी कि प्रोसेस के बाद निकलता है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया। कहता है पेट्रोलियम गहरे रंग का तैलीय द्रव है, इसकी गंध अप्रिय होती है यानी कि ये काफी गंदा महकता है। कहता है यह विभिन्न संघटकों जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों यानी कि प्रभाजकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीजें इसमें मिला होता है, जैसे क्या क्या मिला होता है, पेट्रोलियम गैस यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ में क्या क्या मिला होता है, पेट्रोलियम गैस मिला होता है, दूसरा पेट्रोल मिला होता है, डीजल मिला होता है, स्नेहक तेल जिसको लुब्रिकेंट्स भी बोला जाता है यानी कि मोबिल, ग्रीस वगैरह, और पैराफिन, मोम यानी कि आप भेसलिन वगैरह जिसको कह सकते हैं। ठीक है, ये सभी इसमें मिक्स होता है और इसको क्या किया जाता है, प्रोसेस के बाद, परिष्करण के बाद इसको अलग किया जाता है और इसको अलग करने की प्रक्रिया को ही परिष्करण कहा जाता है। कहता है कि यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम परिष्करणी का इस चित्र दिया गया है, यानी कि इसको रिफाइन करने का, इसको प्रोसेस करके इसको अलग करने वाली जो मशीनरी होती है, जो फैक्ट्री होता है, उसी को बोला जाता है पेट्रोलियम परिष्करणी। ठीक है, उसको यहीं पे भेजा जाता है इसी फैक्ट्री में और यहाँ पर प्रोसेस करके उस पेट्रोलियम पदार्थ से सभी
प्रभाजकों को अलग कर दिया जाता है, सभी उत्पादों को अलग कर दिया जाता है और फिर उसका ईंधन के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। आगे कहता है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 3.1 में दिए गए हैं। जो यहाँ पर दिया गया है कि पेट्रोलियम पदार्थ के विभिन्न संघटक क्या क्या है और उसका उपयोग क्या क्या है। पेट्रोलियम के संघटक यहाँ पे है और इसका उपयोग। पहला जो है, पहला कहता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यानी कि जो हम लोगों के घरों में जो गैस वाला टंकी आता है जिससे हम लोग खाना पकाते हैं, उसी के बारे में बोला गया है, यानी उसी को हम लोग बोलते हैं एलपीजी गैस। इससे क्या होता है कि घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है यहाँ पे पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल जो छोटे वाहनों में डाला जाता है, जैसे कि मोटरसाइकिल में इसका ईंधन के रूप में उपयोग होता है। शुष्क धुलाई के लिए भी विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि कई बार कुछ चीजें धोना रहता है तो उसमें पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो यहाँ पे है मिट्टी का तेल, जिसको किरोसिन भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे स्टोव जलाया जाता है और लैंप जलाया जाता है और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा जो है यहाँ पे डीजल, डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा है स्नेहक तेल यानी कि लुब्रिकेंट्स, ये स्नेहक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि ग्रीस मोबिल वगैरह ये स्नेहक कहलाता है। छठा जो हमारा है ये है पैराफिन मोम। इससे क्या होता है कि इससे मरहम बनता है, मरहम की दवाएं बनता है, मोमबत्ती बनता है और वैसलीन आदि में इसका उपयोग किया जाता है पैराफिन मोम का। सातवां है बिटुमेन, ठीक है, इससे पेंट बनता है और सड़क के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। यह है पेट्रोलियम के संघटक और इसके उपयोग। आगे कहता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेट्रो रसायन कहते हैं। कहता है इनका उपयोग अपमार्जक जैसे कि रेसे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलिथीन, ये सब पॉलिथीन के प्रकार हैं, ठीक है, रेसे के प्रकार है, तथा अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से निर्मित जो पेट्रो रसायन है इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि कुछ प्लास्टिक के निर्माण में, कुछ रेसे के निर्माण में, और कई ऐसे प्लास्टिक हैं या पॉलिथीन है उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है पेट्रो रसायन का। कहता है कि प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रो गैस का उपयोग उर्वरकों यानी कि यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। किसका, प्राकृतिक गैस से प्राप्त जो हाइड्रोजन गैस है उसका उपयोग यूरिया को बनाने के लिए किया जाता है। कहता है कि अपने बहुत अधिक व्यवसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, यानी कि इसका उपयोग इतना अधिक होता है, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ का, कि इसको काला सोना भी कहा जाता है। अगला है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। कहता है सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। सीएनजी गैस होता है जैसे कि एलपीजी गैस होता है, वो टंकी में भरा होता है, उसी प्रकार से गाड़ियों में जो गैस के रूप में, प्राकृतिक गैस के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है गैस, उसको सीएनजी बोला जाता है, उसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और जो एलपीजी गैस होता है उसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कहता है अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है, इसलिए इसका उपयोग बहुतों मात्रा में, बहुताय में गाड़ियों में किया जाता है। कहता है सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। यानी कि सीएनजी एक ऐसा प्राकृतिक गैस है जिसका सप्लाई पाइप के द्वारा घर या गाड़ियों तक कर दिया जाता है, इसलिए इसका उपयोग करना आसान है। आगे है कि पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा यानी कि गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है, यानी कि पाइप के द्वारा इनको पहुंचाने की सुविधा इन स्थानों पर उपलब्ध कराया गया है। कहता है प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। कहता है कि भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ मिलता है, त्रिपुरा में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है और गोदावरी, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में पाई जाती है ये सब। कहता है कि क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है, यानी कि जिस प्रकार से प्रकृति के गर्भ में, धरती के गर्भ में जीवाश्म से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बन जाता है, क्या इस प्रकार से प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो उसका जवाब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। कहता है कि नहीं, इसका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है
और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि इसको बनने के लिए जीवों का शरीर जब जमीन के अंदर दब जाता है तो वहां पर अत्यधिक दबाव और अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, और जो वहां पर प्राप्त हो जाता है भूमि के अंदर, और लंबे समय तक दबे रहने के कारण अत्यधिक दाब और ताप की स्थिति में वो जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाता है, और ये वाला परिस्थिति प्रयोगशाला में उपस्थित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे प्रयोगशाला में बनाना पॉसिबल नहीं है। आगे कहता है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। कहता है आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम जो है एक जीवाश्म ईंधन है, ये तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। कहता है मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लगता है, यानी कि जब ये मरे हुए जीव धरती के अंदर दबे रहते हैं तो इसको ईंधन बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से है, अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। यानी कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है कि एक बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलता है, इससे धरती गर्म भी हो जाता है, और ये बहुत जल्द समाप्त हो जाने वाला है, यानी कि कुछ वर्षों में समाप्त हो जाने वाला है, और इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसा है जो बताता है कि अगर इसका उपयोग आप लगातार तेजी के साथ करेंगे तो ये जल्दी से खत्म हो जाएगा, और जब तक ये जलेगा तो धरती पर नुकसान ही पहुंचाएगा, जैसे कि वायु प्रदूषण फैलाएगा और धरती को गर्म करने का काम करेगा, यानी कि विश्व उष्णन के लिए ये प्रभावी होगा। इसलिए इसका उपयोग धीरे धीरे आप करेंगे तो इससे भी आप बचेंगे, यानी कि विश्व उष्णता से भी बचेंगे, प्रदूषण से भी आप बचेंगे, और ये कई वर्षों तक ये चलेगा भी। इसलिए इसका उपयोग सीमित मात्रा में नितांत आवश्यकता के उपरांत ही करना चाहिए। अतः इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का खतरा कम रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। यदि आप इसका उपयोग धीरे धीरे करेंगे तब ये होगा। कहता है कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी कि पीसीआरए लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल और डीजल बचाएं। उनके गुर ये हैं। कहता है कि जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। इससे क्या होगा कि आपका पेट्रोल और डीजल बचेगा। कहता है यातायात लाइटों पर, यानी कि जहां पर रुकने के लिए रेड लाइट जल जाता है वहां पर, अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो, यानी कि जहां रुक करके आपको प्रतीक्षा करनी हो। कई बार चौराहे पर क्या होता है कि रुक करके प्रतीक्षा करना होता है, जब आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जब तक गाड़ियां रुकी हुई रहती है तो वहां पर आपको आपका गाड़ी का इंजन बंद होना चाहिए, यानी कि आपको अपना गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। कहता है गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। कहता है टायरों का दाब सही रखिए, यानी कि टायर में हवा जब सही रहेगा तो क्या है कि गाड़ी को आगे चलने में दिक्कत नहीं होगी और वो अच्छे से चलेगा, स्पीड से चलेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि ज्यादा ईंधन आपका खपत नहीं होगा, और यदि आपका हवा कम रहेगा टायरों में तो गाड़ी को खींचने में ज्यादा ताकत लगेगा, और ऐसे में ईंधन की खपत ज्यादा होगी, और जब ईंधन की खपत ज्यादा होगी तो प्रदूषण भी ज्यादा फैलेगा, विश्व उष्णन भी ज्यादा होगा। आगे कहता है कि गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए, यानी कि गाड़ी को आप सही देखभाल कीजिए, समय समय पर उसका मरम्मत करवाइए, उसकी सर्विसिंग करवाइए। तो इससे भी क्या है कि गाड़ी आपकी ठीक रहेगी तो ईंधन का खपत कम होगा, और इससे क्या होगा कि ईंधन धरती पर बचा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह चैप्टर आज समाप्त हो चुका है, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।